Good morning, everyone. There was some technical issue, so we've sorted it out. And now I'll be starting it again so that अगर कुछ miss हुआ होगा, so वापस से वो मतलब sync में आ जाए. Now, we had seen yesterday, we had started fundamental rights. कल हमने उसको start किया हुआ था. We had seen the article 12 onwards. FR तब से start हो जाते हैं. But then I was making you understand कि यहाँ पे आपको 14 onwards दिखता है because ये category ऐसा दिया हुआ है. 12, 13 is not generally coming under these kind of classification, but that does not mean कि वो important नहीं है. बहुत important है. You've seen that almost an hour's time से ज़्यादा उसमें लगा हुआ है. On the contrary, there are a lot of fundamental rights के articles हैं जिस पे इतना time नहीं लगेगा. So all these are very important. So don't think कि 12 important नहीं है कि 13 important नहीं है और यही याद रखना है. Yes, वो भी याद रखना है, ये भी. However, इसको कैटेगराइजेशन के हिसाब से पक्का याद रखिएगा कि राइट टू इक्वालिटी, अगर क्वेश्चन में राइट टू इक्वालिटी का स्टेटमेंट है तो ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दैट सम ऑफ द आर्टिकल विच दे हैव गिवन एज एन एग्जांपल वो शायद कहीं और के कॉन्टेक्स्ट में हो. राइट एंड अगेन एग्जांपल जो था कि एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्टेक्स्ट में अनटचेबिलिटी लगता है बट वो इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा क्योंकि 17 है. हाउएवर जब आप मेंस में लिख रहे हो सो देयर इज, तो आप एक्सप्लॉयटेशन वर्ड यूज कर सकते हो बिकॉज दैट वुड नॉट बी रॉन्ग फॉर आर्टिकल 17. हाउएवर द टर्म इज, पीटी में बहुत स्पेसिफिक प्रिसाइज होना होता है हमें इन चीज़ों पे. ठीक है. नाउ इन टर्म्स ऑफ द आर्टिकल्स कल हम लोगों ने 15 को भी समझ लिया था but we had not written. So first we'll write the article 15 and then we'll go ahead. We'll take the classes, I mean we'll continue, but आप लिखिए article 15. ठीक है, 15 का heading लिखिए. देखिए there are certain articles ना जो self enforced नहीं होंगे. जैसे आप देखेंगे self enforced when I say, when you talk about let's say reservation, ये reservation context में if at all ये मिल रहा है अगर, तो इसमें कुछ laws चाहिए होंगे आपको. बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है कि 15 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए सम प्रोविजन कुड बी मेड, सो अपने आप ही हो जाएगा वो. नो, वी वुड रिक्वायर सर्टन लॉज सो दैट प्रोविजंस रहे. ठीक है. सो सेल्फ एनफोर्स्ड नहीं होते हैं आर्टिकल. हाँ, आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ है, तो लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा हुआ है उसमें, सो सेल्फ एनफोर्स के एरियाज में है, बट देन वी कैन इलैबोरेट इट. राइट, लेट्स गो टू दैट आर्टिकल ऑल्सो, तब और समझ में आएगा. अभी के लिए क्या करना है, आप लिखिए, आप हेडिंग इज आर्टिकल 15 एंड राइट डाउन प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 15, प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 15 and 16 are merely enabling provisions contained in article 15 and 16. ठीक है, इसमें 16 को भी हम मेंशन कर रहे हैं, 16 को विल डिस्कस इट सेपरेटली, बट कुछ पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए लिख रहे हैं. राइट ऑन, प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल 15 एंड 16 आर merely enabling provision, are merely enabling provision, full stop. Continue. No one can claim reservation, no one can claim reservation as a matter of right. No one can claim reservation as a matter of right. ठीक है, मतलब you can't say that it talks about let's say upliftment of SE, BC and SC, ST, therefore give us reservation. No, ऐसा नहीं हो सकता. There could be demand that provide us reservation, that is a pressure group जैसे demand आ रही है. ठीक है, वो being let's say democracy, people can actually demand कि ये हमें right दीजिए, but then you can't say that constitution पे लिखा है इसलिए हमें मिलना ही चाहिए, because these are enabling. दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है. right? So if women are given reservation, so these are enabling provision. ठीक है, तो reservation right नहीं होता. हाँ, law बन गया उस पर, so that is a legal right कि ठीक है कि भाई reservation मिला हुआ है, so law अगर हट गया, let's say एंग्लो इंडियन
2 seats were given in 2 seats were given to Anglo Indians लोकसभा में, अब वो हट गया है, तो अब एंग्लो इंडियंस के पास अब वो राइट नहीं रहा है. हाउएवर एंग्लो इंडियंस ऑल्सो प्रेशर ग्रुप बना दें, कल को फिर बोले कि नहीं हमें राइट प्रोवाइड करवा दो, फिर हो सकता है. सो इनेबलिंग प्रोविजन जो होते हैं वो ऑप्शन है, सरकार बना दे तो भी ठीक है. ऑल्सो in terms of reservation, it's not fixed as per the population कि reservation let's say 12% और imagine 10% एक society है, so 10% ही reservation उनको मिलेगा, नहीं, they may get 4%, they may get 6%, they may get 15%. ये policy matter आ जाता है. However, they'll have to justify. कोर्ट में जस्टिफाई होगा और जस्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड कि आपने 10% किस बेसिस पे दिया हुआ है. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट इतने परसेंट पॉपुलेशन है सो इतना परसेंट रिजर्वेशन मैंडेटरी हो जाता है. नहीं, रिजर्वेशन अप डाउन परसेंटेज हो सकती है उसमें. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लाइन पे लिखिए. आर्टिकल 15 क्लॉज 1, Article 15 clause 1 and clause 2, Article 15 clause 1, Article 15 clause 1 and clause 2 promotes pluralism in India, full stop. Continue. State is secular as per 15 clause 1. State is secular as per 15 clause 1, and secularism is among people, and secularism is among people too, and secularism is among people too in Article 15 clause 2. In Article 15 clause 2. ठीक है. See 15 clause 1, clause 2, clause 3, clause wise जिसको याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा. However, there are a lot of things which I'll tell you clause wise. In exam we don't find कि इतना डिटेल में clause wise क्वेश्चन आता है. You need to have an understanding with 15 article. उतना समझ लिया काफ़ी हो जाता है. ठीक है. But that does not mean जो हमने बताया है you will not do that. But इसको उतना clause wise 1, 2, 3 तक याद कर लिया, that's enough. Next line. ठीक है. Next line लिखिए. Discrimination on grounds not mentioned, discrimination on grounds not mentioned is allowed. Not mentioned is allowed. ठीक है ना. I've told you these 5 things. ये जो है 5 चीज़ें mandated है, and then anything else that is allowed. ठीक है. Next line write down. Under 15 clause 3, special provisions could be made for women and children. Special provision could be made for women and children. Next line. Under 15 clause 4, special provisions could be made for SEBC, socially and educationally backward classes, SEBC, and SC and ST. SC and ST. ठीक है. Give a gap of 1-2 line and then write, if the reservation in question is
only based on caste, is only based on caste, and has not taken into account the social and educational backwardness, of the caste, comma, it would be violative of Article 15 Clause 1. It would be violative of Article 15 Clause 1. ठीक है, this is what I was mentioning yesterday, that caste को नहीं consider किया जाता है. It is the condition of the people are taken into consideration, and if a caste is fitting into that criteria, then criteria पे मिल जाता है. Let's say somebody had asked, even in terms of religion, that there are people, let's say if we talk about the yesterday's question itself, कि Muslims को reservation West Bengal में मिलता है, it is not on the basis of religion. There would be certain Muslims in terms of caste जो होंगी उसमें वो फिट हो रहे होंगे सर्टन कैटेगरीज को. एज सच रिलीजन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट आता नहीं है दैट, उसमें आएगा सर्टन कैटेगरीज वुड बी कमिंग इनटू दैट, राइट. सो कास्ट इज नॉट द मेन कंसिडरेशन, कभी किया ही नहीं जाता. रिलीजन इज नॉट द मेन कंसिडरेशन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आर द कंसिडरेशन. उसमें कोई फिट हो गया आ जाएगा वो, ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए आप, राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन. Social backwardness is the result of caste and poverty. Full stop. Continue. Poverty or economic standard is a relevant factor, comma, but cannot be the sole determining factor. Full stop. Continue. Caste also cannot be sole, S-O-L-E, caste also cannot be sole or dominant test for the purpose, full stop. Continue. Social backwardness which results from poverty is likely to be magnified by caste consideration, considerations. Full stop. Continue. Occupations, comma, place of habitations may also be relevant factors in determining backwardness. Next line. Article 15 Clause 4 doesn't mean that
doesn't mean that percentage of reservation should be in the proportion to the percentage of the population full stop. Continue. It is the discretion of the state to keep it at reasonable level by taking into considerations all legitimate claims and relevant factors. Next line. The interest of weaker sections of the society have to be adjusted with the interest of the community as a whole WHOLE as a whole. ठीक है. Next line. Under Article 15 Clause 5 reservation in private educational institutions could also be provided. Private educational institution. ठीक है, तो बेटा ये educational की बात कर रहा है. So don't think it's employment. It's basically specific to education. Private educational institution can also be provided but it does not include minority educational institution. As minority educational institutions are protected by the Constitution itself. ये हम 29-30 करेंगे ना, तो then we'll have the idea. ठीक है? And 15 clause 6 is EWS, economically weaker section. 15 clause 6 is EWS, economically weaker section. EWS. ठीक है? So EWS में same thing is there. Whatever is provided to SC, ST, backward classes, same thing. उनको भी reservation दिया जा सकता है. Private educational institution पे भी the upliftment of the the EWS. So ये चीज़ें आ रही होती हैं उसमें. So that's 15 clause 6. ठीक है? So now देखते हैं कुछ questions आए हुए हैं बेटा. Let's see. Now the question is, sir, when Supreme Court makes any law or pass any order or direction under Article 1 for do, ठीक है, then Supreme Court is somehow taking the role of executive or legislature, then why these laws or orders don't fall into the definition of law under Article 30, under Article. देखो, Supreme Court is the guardian of the Constitution.
Now, as it is a guardian, legislature executives जो होंगे, if they are at all they are failing, so it is actually giving its constitution giving them some extra power, but that does not make them state. See, अगर आप overall try, if you try to understand what is law, लॉ क्या है जो जुडिशरी बोलती है, जुडिशरी बोलती है दिस इज द लॉ इज, देन एवरीबडी वुड से दैट यस दिस इज द लॉ. इफ जुडिशरी से अच्छा ये चीज़ है लॉ, तो जुडिशरी फिर वो भी मान लिया जाता है अच्छा ये चीज़ है लॉ. सो पॉइंट क्या है, अब जुडिशरी बोलती है आई डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टेट, तो हम भी बोलते हैं जुडिशरी इज नॉट फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टेट. इफ जुडिशरी सेज कि कल को कोई जजमेंट आ जाए और बोल दे कि यस जुडिशरी विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, हम बोलेंगे इट विल फॉल अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राइट. So for the exam, we have to memorize that under the definition of state, judiciary does not fall. That's it. Okay? Now, next. Sir, we know that Article 31C is an exception, but my question is when the state makes any law to implement, then how it violates? बेटा हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है 31 तक, ठीक है. सो व्हेन वील कम टू 31 वील सी दैट. अभी तक बिकॉज इफ आई आंसर सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 31 नहीं देखा है वो कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज होंगे, वो विल गो इनटू दैट, ठीक है. व्हेन 31C कम्स आर्टिकल और व्हेन 39BC कम्स आर्टिकल 14 गोज आउट, राइट. इसको देखेंगे हम अलग से. अभी मतलब आज तो नहीं होगा, कल ही हो पाएगा बिकॉज वील नॉट बी एबल टू रीच टिल 31 एटलीस्ट today. Now another is, sir, in case of Sabrimala judgment, we've seen that one judge has dissenting judgment दिए, but that judgment has been passed because of the majority सही है. But in the upcoming years, the concern raised by the judge seems to be true in many sections. Complications there in complex society is common, sir. Therefore, solution is absolute term is unachievable then. तो बेटा ये तो किस कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब करंटली वी आर स्टडिंग, मतलब जैसे FR हम पढ़ रहे हैं अभी. सो योर क्वेश्चन इज अ जेन्युइन क्वेश्चन. हाउएवर अभी ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपने मतलब पिकअप किया है? यू पिक्ड इट अप फॉर सेकुलरिज्म, यू पिक्ड इट अप फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यू पिक्ड इट अप. कॉन्टेक्स्ट क्या आएगा एक बार वो कॉन्टेक्स्ट बताएंगे. सो अगर वो कॉन्टेक्स्ट से आई बिलीव ये ज़्यादा सूटेबल आएगा व्हेन यू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, देन दिस वुड हैव ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. तो एक बार देखते हैं इसको, एक बार तब तक वेट कर लीजिए, या फिर इफ़ यू आर एबल टू लिंक इट विद 14, 15 मे बी एट दैट काइंड, तो फिर उसके लिंकेज से इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है. सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन वंस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास लेजिस्लेशन वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली. बेटा देखो क्लास लेजिस्लेशन जो है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कास्ट, एक कास्ट को एक पर्टिकुलर क्लास, आप ये नहीं बोलोगे कि ये कास्ट एक क्लास है. कोई भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी लेके आप नहीं घूम रहे हो आप. यू विल हैव अ क्लासिफिकेशन दैट ओके गरीब है, ठीक है, जॉब क्या कर रहा होता है, अर्निंग क्या है, सोशल बैकवर्डनेस क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस, द कंडीशन, ये सारा चीज़ कर लिया. एंड इसके बाद यू आर ट्राइंग टू फिट कि अच्छा ये फिट हो गया तो डाल दो ना, कास्ट आ रही है उस पर पूरी, ठीक है. तो दैट इज क्लास इज एक्चुअली, देखो when we talk about class, class is becoming new form of caste. अगर आप देखें पहले क्या था, we've got the so-called upper caste, so-called lower caste. Generally, if you see the caste conditions, kind of economics ज़्यादा होता था in terms of the so-called untouchables, सबसे poor रहते थे वो, their conditions बहुत ख़राब हो जाती थी. Currently क्या हो गया है, the one whose class is upper, जो पैसा ज़्यादा है, if somebody is a millionaire or a billionaire, nobody is going to ask कि caste क्या है आपकी. So there could be somebody from the upper caste whose condition is worse than the so-called untouchable, and there could be the so-called untouchable, because of money, his condition is much better than the priestly class also under normal circumstances. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी discrimination may not be there, but it would not be something which जो directly दिखता होगा. There could be discrimination even at that level. But my point is, class is becoming new form of caste. So अब जो rich हो रहा है, चलो उसके पास जा रहे हैं, untouchable. Let's say if you talk about UPSC also, if somebody becomes an IAS officer, so what category that person belongs to, वो category out हो जाती है. Now the person has become a class in itself, IAS officer, right?
That doesn't mean that an IAS officer may or there could be a possibility IAS officer may also feel discrimination, not like normal, but कहीं पे feel हो, कहीं पे होगा कि अच्छा ये reason हो सकता है. We've had case where the president of India wanted to go. The last president, अभी president से जो पहले मैडम से पहले जो president थे वो जाना चाह रहे थे, and there were certain people who wanted him not to go because he was from backward caste. So वो अलग इशू है बेटा. आप इतना समझ लो, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है अंडर कैटेगरी, बट क्लास को उठा के डायरेक्टली आप नहीं पुट करोगे आप, ठीक है. एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट, ऑल दीज आर्टिकल्स वुड रिक्वायर्स 100 of pages ऑफ लेट्स से इंफॉर्मेशन. हाउएवर वील हैव टू सी क्वेश्चन बेटा जहाँ तक बनता है ना, वी शुड सॉल्व दैट एंड वी शुड गो अहेड, बिकॉज इंटेलेक्चुअल टॉक और लीगल टर्मिनोलॉजी और लीगल डिस्कशन इज नॉट रिक्वायर्ड है. हमें तो सिर्फ सवाल का जवाब निकालना होता है, राइट. Another is we've got, अब जो क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ इक्वल्स एंड अनइक्वल्स वाला था कि बेटा जो पहाड़ में लोग रहते हैं और ज़मीन में, जो ज़मीन इन द सेंस द प्लेन्स में लोग रहते हैं, दे बोथ फेस डिफरेंट कंडीशंस. जैसे इफ यू गो टू लेट्स से स्पीति साइड, स्पीति में -30 -35 हो जाता है. सो लेट्स से इफ यू गो आफ्टर कल्पा, so you go to Tabo, you go to Nako, you go to Chicham, Kibber, Langza, Hikkim, Gi. You go to any of these places, you will have -20, 25, 30 in extreme cold. Under normal condition, 5 degree, 8 degree, 10 degree हो सकता होगा. So currently they will be coming into these maybe 10, 15 इस degree में आ रहे होंगे. Now the point is, they would require extra support of the state. In winters, the support which is required in Delhi or in Kolkata or in Darjeeling is different than what is required in Ladakh or Spiti. So unequal को आप मतलब एक अलग है, उसको अलग कैटेगरी में आप डाल के रखोगे, इसको अलग डालोगे, दोनों को साथ में नहीं करोगे. A person who is differently abled, उसको differently abled के साथ रखोगे, उसको दूसरे के साथ नहीं रखोगे, ठीक है. अलग अलग को एक साथ नहीं रखोगे आप. I hope you've got the point. So why doctrine of eclipse is not applied to AFSPA for Special Power Act? ठीक है बेटा, तो colonial all these restrictions जो है FRs में, वो reasonable restrictions के context पे जाता है. There is no absolute नहीं है FRs कि भाई ये नहीं हो सकता है. If legislation अगर लगता है तो legislation जो है वो legal है. Armed Force Special Power Act अगर आप देखेंगे तो ये आपको पहली बार अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में क्या था, लॉट ऑफ टाइम वी हेयर अबाउट द AFSPA एंड पीपल बिलीव इट मोस्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ JNK, बट एक्चुअली ये लगा तो नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में था. देयर आर सर्टन लॉज विच मे बी वॉयलेटिव ऑफ FR, बट देन इफ FR इज टॉकिंग अबाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा. वो राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड होते हैं वो, ठीक है. बेटा सोशल इश्यूज में कास्ट, क्रीड, क्लास, इन सब में ज़्यादा डिस्कशन आएगा एग्जाम के लिए, अभी ज़रूरत नहीं है इसमें. प्लूरलिज्म इज मल्टीप्लिसिटी, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में भाई प्लूरल सोसाइटी, कास्ट का बेसिकली रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और बेसिकली कास्ट, प्लेस, ये सब डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है. तो प्लूरलिज्म, प्लूरल सोसाइटी की बात कर रहा है ये, ठीक है, इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में है ये. Now our constitution is secular according to Article 15 clause 15(1)(2), ठीक है. Article 25 to 28, then what's the need to amend the Article 42 to add the term? ठीक है बेटा, इवन इफ सेकुलर जो टर्म है जो प्रियम्बल में ऐड हुआ है वो आप नहीं भी ऐड करते तो भी इंडिया वाज सेकुलर, तो कोई दिक्कत नहीं है. जो चीज़ क्लियर नहीं थी उसको क्लियर कर दिया गया है. When you talk about Article 19(1)(a), you don't find freedom of press. However, अगर प्रेस आएगा तो और क्लियर हो जाएगा. Likewise, India was secular before the 42nd constitutional amendment, and even ये term हटेगा तो भी इंडिया सेकुलर रहेगा because many article talks about secularism without the term, ठीक है. Now, let's continue in terms of Article 16. Now, if you notice, Article 16 talks about employment. ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होते हैं 15 एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं, 15 इज जनरल, 16 इज वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है. हाउएवर इफ यू नोटिस 15 में हमने 5 जगह स्टेट पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. हाउएवर 16 में आप देखेंगे ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है. नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste,
सेक्स, डिसेंट, आप देखिए यहां पे डिसेंट आ गया है, ठीक है, डिसेंट 15 में नहीं था। एंड यू हैव रेसिडेंस, रेसिडेंस भी 15 में नहीं था। इट मीन्स दैट व्हेन मेमोराइजिंग 16 यू हैव टू मेमोराइज कि डिसेंट एंड रेसिडेंस ये दो सेपरेट और टर्म्स है विच आर देयर इन 16, हाउएवर 15 में नहीं है, ठीक है, अलग से याद रखना है इसको हमें, ठीक है। सो आइदर देखो अलग अलग तरीके हैं, जनरली ज़्यादा बेटर क्या होता है, इफ़ यू मेमोराइज दैट इन आर्टिकल 16 ये सारी चीज़ें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, 7 मिल गया हमें। एंड याद कर लिया डिसेंट एंड रेसिडेंस सिर्फ 16 में। इफ़ यू मेमोराइज लाइक दिस, सो 15 अपने आप हो गया आपका। सो 16 को मेमोराइज कर ले एंड उससे 15 अपने आप हो रहा है, हाउएवर दो कैटेगरी को, और 15 religion, race, caste, sex, place of birth. Now in this sense, this if already memorized, तो आपको क्या करना है, बोलना है बस descent and residence जो है वो और ऐड हुआ है, मतलब 16 में है वो। Another thing, sequence तोड़िएगा मत, sequence has to be the same. You have to follow the same sequence. Now, it clearly shows that residence का भी criteria आप नहीं कर सकते employment में, ठीक है। So the point is, if a person from West Bengal wants to compete for Kerala Public Service Commission, or person who is from Kerala would like to compete for West Bengal PCS, उनको आप बार नहीं कर सकते हो, they cannot be barred, ठीक है। Generally what we find that state what they do, state ना language को criteria strong दे देता है, there's nothing wrong. वेस्ट बंगाल में इफ दे से दैट पीपल फ्रॉम दिस रीजन जो है इसमें बंगाली बेसिक मिनिमम आनी चाहिए, तो ठीक है, स्टेट लैंग्वेज है। मे बी फॉर पीपल ऑफ मे बी दार्जिलिंग साइड पे अगर करेंगे, ठीक है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ नेपाली के कॉन्टेक्स्ट में कर दिया जाए, देखो बिकॉज डाइवर्सिटी है कॉन्टेक्स्ट में। जैसे लेट्स से इफ टॉक अबाउट केरला, दैट लैंग्वेज में मलयालम आनी चाहिए, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो द पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट वो बाय डिफॉल्ट आउट हो जाते हैं, because language is one of the criteria, and language में गलत नहीं है। It's important that a person who is preparing for the exam where he would like or where she needs to communicate with the local population, it's not expected from the local population कि वो officer की language सीखे, but officer को उनकी language सीखना ज़रूरी है। Now there are states where too many languages are there, जैसे Nagaland. Now Nagaland has got 16 tribes, 16 major tribes. Now Nagamese IS officer को mandatory है सीखना if the person gets Nagaland cadre, but Nagamese कोई language थोड़ी है, Nagamese is mix of all these language. However, the local natives, the people हैं जो अलग अलग district में होंगे, they may not even know Nagamese that well, but अब officer से भी you can't expect that every officer should learn so many language, possible नहीं होता होगा ना। So these officers are provided Dobashi. Dobashi means people who can actually speak multiple language. So state recruits people who knows multiple language and ये IS officer attach किए जाते हैं. So IS officer mandatory Nagamese सीखेंगे and Dobashi would translate अगर कोई दूसरी language में बात कर रहा होगा, and accordingly district में as per population Dobashi set किए जाते हैं कि ठीक है इनको 2 language आती है, ये इनको 2 आती है, तो इनको इस district में post कर दिया जाए. So the point is, lot of time, this cannot be said that why in state PCS local language is done or local language is made or it is kept as a criteria. There's nothing wrong, होना चाहिए. But nobody can say that no, you are born in maybe West Bengal, इसलिए आप Kerala PCS नहीं दे सकते हो. That cannot be criteria. Lot of time in election you will notice the political party says that you elect me and I'll मेक, जैसे मान लो कल को कोई बोल दे, जैसे मान लो उड़ीसा में कोई बोल दे दैट यू इलेक्ट मी एंड कल को मैं सारे जॉब रिजर्व कर लूँगा उड़ीसा के वालों के लिए, ठीक है। इट मीन्स ही इज एक्चुअली और द पर्सन इज प्रॉमिसिंग कि दैट रेसिडेंस वुड बी अ क्राइटेरिया, आई विल मेक रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया। और समबडी फ्रॉम मध्य प्रदेश सेज दैट यू इलेक्ट में, मैं एमपी को क्राइटेरिया, मतलब एमपी वासियों को, द पीपल हु आर एक्चुअली फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई विल मेक देम दैट दे वुड गेट द फर्स्ट राइट ओवर द एम्प्लॉयमेंट। However, we can see clearly residence cannot be a criteria. So plurality और basically citizenship की universality अगर आप देखोगे, universality of citizenship मतलब एक citizenship है हमारी, person could be a person from Mizoram but वो कहीं का भी एग्जाम दे सकता है। Now
Residence, can it be a criteria? Yes. यहाँ देखोगे तो लगेगा no, but there could be a criteria, residence. But this law can only be made by Parliament. Let me show it to you. No need to go through the whole statement. Simplify, मैंने simply इसको residence को highlight किया हुआ है. This clearly shows कि if Parliament wants, then Parliament can actually make residence as criteria. State नहीं कर सकता, Parliament कर सकती है. So when Parliament is doing, और करती है, जैसे मतलब they done it for pre-71 capital J. When you look at the Karnataka region, so Karnataka maybe the state is not that developed. Bangalore and the nearby area that's developed, but not the other area. So in this context, what we find is that कि कुछ region पे reservation दे दिया गया to the localites. But then that is the Parliament has done that. Parliament ने law बनाया हुआ है. Right, let's say आंध्रा में क्या था, when तेलंगाना जब डिवाइड नहीं हुआ था, so in तेलंगाना region certain jobs were fixed for the people, local people. Likewise, state cannot do it, state खुद से नहीं कर सकता है, but parliament करवा सकती है. ठीक है, तो मिस्टेक मत कीजिएगा. Residence cannot be a criteria for giving reservation. However, if parliament wants, वो दे सकती है. ठीक है. Now, in terms of backward classes, reservation अगर आप देखेंगे, तो it talks about reservation of backward classes. ठीक है? So what we have seen is, it talks about employment. Article 15, if you talk about, think about it, सोचिए आप. Ambit, scope जो है of Article 15 is more or scope of Article 16 is more. Think about it. एक दो सेकंड में आप खुद सोचिए. No need to answer. Think about it. Ambit of Article 15 ज़्यादा बड़ा है कि ambit of Article 16 is more. And you will notice that the ambit of Article 15 is more than 16. The point is, 15 is everywhere almost. 16 specific है, public employment, सरकारी नौकरी, that's it. Nowhere else, but 15 तो private space में भी जा रहा है, let's say which is public spaces, open है areas, public wells, tanks, सब जगह जा रहा है. Even private educational institution में 15 is going. However, 16 is specific to public employment. In terms of restriction in 16 is more. ये तो है, descent है, right? Residence है, ज़्यादा है restriction, but दोनों में फर्क है. स्कोप 15 का ज़्यादा आएगा. ठीक है. बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, दिया जा सकता है. SC ST को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, दिया जा सकता है. हाउएवर, आई विल शो यू वन पॉइंट. इन दिस यू विल सी that even in promotion reservation could be given to SCs and STs. So employment में reservation मिल सकता है SCs को, STs को, backward classes को. Employment में backward को दिया जा सकता है. But when we talk about promotion, promotion में reservation सिर्फ SC, ST को मिल सकता है. मिल नहीं रहा है, but मिल सकता है, because these are enabling provision. Let me show it to you. ठीक है, प्रमोशन में, ठीक है, SC and ST. So be careful, in promotion backward classes को reservation की बात नहीं हुई है, but for SCs and STs reservation की बात हुई है promotion में भी. ये ध्यान रखिएगा. Now, what sometime happens, let me show you थोड़ा सा और numbers से ना, you'll have better idea. Imagine that 1,000 seats are there in UPSC. Imagine that. 10 seats कभी कभी नोटिस करना vacant रह जाती है. Vacant. So 990 भरेगी, right? 10 seats which are now vacant. अब 990 लोग आ गए. Now the point is, we need to understand these seats remained vacant. Why? Is it because the people from that particular category आप मान लो X ले लो आप. Does that means that the people from X
कैटेगरी कम लोगों ने अप्लाई किया था इसलिए वेकेंट हो गए? Is it the reason? No, this is not the reason. The reason is every category needs to have a minimum benchmark. Minimum benchmark होना चाहिए. You can't have 0 as a benchmark. Right? जैसे example है, if general is clearing something in 50, minimum हो गया. Let's say, imagine somebody who needs to come and from general category 50 हो गया, SC, ST maybe 40 हो गया. So ये minimum criteria रख दिया आपने. You keep it to 30 also. This is allowed, but you can't say कोई भी आ गया, that is allowed. This actually had happened long time back in Madhya Pradesh. In one of the category, the person who got selected had -1 marks. -1 marks. It means that if I belong to that category, what I need to do to pass that exam? मुझे करना है क्या है? मुझे दो काम करने हैं. दो चीज़ें करनी ज़रूरी है मुझे. First of all, on the date of the test, I have to reach the center. Center में जाके बैठ जाना है. Secondly is, I have to survive. जिंदा रहना है मुझे 2 घंटा. Because if I survive the test, my marks would be 0. It is still better than -1, so I'll get selected, right? So Supreme Court said, no, you have to keep minimum marks. Minimum marks रखना जरूरी है. It is because of this reason कि seats vacant रह जाती हैं. अब हर साल होता है. 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, 10 seats, these remains vacant हो जाता है. Minimum benchmark नहीं आता है. Now, what to do with these seats? We've got these seats, 10 are now vacant. If, let's say, next year also UPSC comes up with 1000 seats and you say that, okay, 10 add कर लेते हैं, तो 1010 हो जाएंगी. But this 10 would be only from X category. अगर ऐसा करेंगे, so what would happen? These 1000 would by default have X. ये already reservation में, तो पहले भी यहाँ पे भी reservation हो गए. On top of that, you will add up more X. So percentage of the reservation for X अगले साल बढ़ जाएगा, which would breach the percentage categories. It is because of this ऐसे ऐड नहीं किया जाता. ये जो है ये नहीं किया जाता. Next year UPSC would say we've got 1000 seats and 10 seats जो हैं X के लिए पिछले साल की बची हुई हैं, they are not added up. These are kept as separate class of vacancies. ऐड नहीं करेंगे because these are there for X and X के लिए ही रहेगी. अगले साल only people जो X के लिए हैं, X के लिए वही eligible होंगे इसमें. So X already यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ जाएगा because seats vacant रह गई है. So if we take X की जगह अगर आप SC कर लो for example, 10 सीट SC की वेकेंट रही है, अगले साल इसमें सिर्फ SC ही आ सकते हैं 10 में, राइट? SC इसमें भी है, बट इसमें भी सेम थिंग, ST here also. So these are kept as separate class of vacancies. Also, religious institutions पे भी sometimes states are involved. States उसमें involved रहता है बहुत जगह पे. We'll see where all states can be involved, वो भी हम देखेंगे. However, in this point, in this area, in terms of जैसे we've got जैसे Hajj committee है मान लो. So in Hajj committee there would be representation from the government. Government का representation होगा. Now it is that the government would not send anyone from any religion. No, the government would send the person from the same religion. So अगर हज कमेटी में गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी किसी को, तो वो किसी मुस्लिम को ही भेजेगी वहाँ पे. सो हेयर दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग रिलीजन की बेसिस पे. क्यों? क्योंकि मुस्लिम को ही भेजा जा रहा है वहाँ पे. इफ यू टॉकिंग अबाउट लेट्स से पंजाब में कोई गुरुद्वारा से रिलेटेड कुछ चीज़ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक नॉर्मल कंडीशन वेयर इन एक SDM साहब है और ए DM इज देयर एंड देयर इज एन इशू इन टर्म्स ऑफ गुरुद्वारा, सो द पर्सन फ्रॉम सिख कम्युनिटी ओनली वुड गो. नो नो नो. In terms of general management, lot of times state also has its representation. Now state जब representation देगा उसमें वो same religion के आदमी को ही देगा. ठीक है? जैसे the representation is there in terms of Tirupati temple में भी representation है state का. So they would make sure that the person is from a Hindu religion. So वो किसी और religion से नहीं भेजेंगे. So this is also allowed under the constitution. Let me show it to you.
द पर्सन शुड बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन. आई हैव हाईलाइटेड इट टू मेक योर लाइफ इजियर इन टर्म्स ऑफ दैट द पर्सन हु इज एक्चुअली बीइंग सेंट फ्रॉम द स्टेट, वो जो पर्सन है वो सेम रिलीजन के होने चाहिए. सो देयर यू कैन नॉट से व्हाई यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, नो, दैट्स आल्सो अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. And lastly, we have the EWS, economically weaker section, that is 10% reservation. EWS को जो दे दिया गया है, ठीक है, existing reservation पे 10% दे दिया गया है economically weaker sections को. That is what is Article 16, ठीक है. Now, let me take few questions and then I'll dictate you. Now, some families got reservation because of social and educational backwardness, सही है, that is a good thing, but when they succeed and get established not good now they are not social and educational backward, but their next generation is also are also getting reservation. This is also a violation of Article 15. See, your question is that किसी को reservation मिल गया, now their condition becomes much better. देखिए, lot of time how do we calculate the condition to be as better? Better मानते कैसे हैं? Better ये मानते हैं कि finance आ गया है. Not necessarily financial aspect, if somebody is improved in, so their condition is better. Social discrimination शायद अभी भी हो. However, creamy layer concept is there. Backward classes में creamy layer concept इसीलिए introduce हुआ है. However, SCs and STs, creamy layer concept is not there. So a child or basically son or daughter of an IAS officer who is SC, वो SC के अंदर ही reservation में मिलेगा. But now there is a demand कि SC ST में भी, not very strong demand, however there is a demand that the creamy layer concept should be added up into the SC ST also. However, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है. इमेजिन दैट अ पॉलिटिकल पार्टी सेज दैट आई विल इंट्रोड्यूस SC ST में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी, जो कि सही हो सकता है. Because see, this itself is a big discussion altogether, not going to that domain. However, imagine that a political party says, I'll bring creamy layer concept so that if somebody gets benefit, next generation को नहीं मिलेगा वो, if at all. So what would happen? The information in the market would be spread that ये SC ST का रिजर्वेशन ही खत्म करना चाहते हैं. They are against SC STs. And then it would be a political suicide. वोट मिलेगा नहीं कम्युनिटी का, जबकि they are trying to do good also. So political suicide के कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन जो होता है बढ़ाना ईजी है, बट उसको रैशनलाइज करने में डिफिकल्टी हो जाती है. सो दैट्स मोर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. हाउएवर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट नहीं है, बट OBC में है, ठीक है. Can we say Article 14 is also an enabling provision? नहीं बेटा, Article 14 तो है भाई, वो है. देखो, इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में जब जुडिशरी देखती है कि लॉज आप नहीं भी बनाओगे तब भी वो जस्टिस तो प्रोवाइड करेगी वो, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ टाइम लॉज नहीं होंगे बट जस्टिस तो मिलेगा ही. वो जस्टिस के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी टाइप, यू मे हैव प्रोसीजर, बट रिजर्वेशन के लिए यू नीड टू हैव लॉ विच वुड टेल यू द परसेंटेज ऑल्सो ऑफ रिजर्वेशन. In US there is absolute freedom of speech. तो बेटा US में 19 में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अग्रीड. हाउएवर वी हैव नॉट गॉन इनटू 19 में हम पहुंचे नहीं है अभी हम, ठीक है. विल गो इनटू 19 जब जाएंगे तो आज ही मोस्ट वाले डिस्कस हो जाएगा. Why is sequence of grounds for discrimination so important? Are they in order of importance? नहीं बेटा, सीक्वेंस दे आर नॉट इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस का नहीं है. वी हैव सीन योर क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जो है ये व्हेन आई से सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की आप बात कर रहे हो कि व्हेन आई ऑलवेज से दैट सीक्वेंसिंग मत भूलिएगा, दैट इज नॉट कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है. नो, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. My point is, we've seen that UPSC has been asking question that preamble में sovereign, socialist, secular, democratic republic, इनको arrange, which of this state basically ये sequence is properly arranged. They've done that. They've done that for justice, liberty, equality, fraternity, किया हुआ है. So what is stopping them from asking a question in PT कि इसमें से कौन सा sequence सही है, right? So
because of certain types of question we try to understand कि और क्या पूछा जा सकता है in that context. See, first of all you'll have to memorize, वैसे भी 7 याद तो करना ही करना है. If you have to memorize these 7, it's better to go in sequence in this context, because if at all the question comes in, you'll be able to write in sequence. If you're writing in mains and you would like to give 2-3 words, let's say you would like to add 2-3 point words and then put etc., it's good that you write in sequence. So it's better to follow a sequence. ठीक है? In some military section, women are not eligible. Then what can we say here? Violation of Article 16. बेटा आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात कर रहा होता है. अभी हम 23 को भी देखेंगे, कंपलसरी सर्विस को भी देखेंगे. हाउएवर slowly women are also entering into all these areas. Army, Navy, Air Force, women को परमिट कमीशन आ चुका है. अग्री देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर वुमेन आर नॉट अलाउड, जैसे सबमरीन में अलाउड नहीं है वुमेन. इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जहाँ सबमरीन नहीं, मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर नॉट अलाउइंग इन सबमरीन. It's not about the capability, but that's actually a discussion of social issues. Should women be allowed into these forces? एक अलग context का discussion है, that's more related to social issues. However, now when you talk about the equality, even now Supreme Court allowed for, let's say, women to enter into India also. The government of India fought that they should not be allowed, but Supreme Court said नहीं, India में भी allow होंगे. So slowly we are going into that domain. हो जाएगा, हर चीज़ sort out हो जाएगा. ठीक है? ठीक है. सो डिसेंट इज बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ भाई डिसेंट क्या है, तो लीनिएज देखा जाता है उसमें. लीनिएज के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं देखा जा रहा है. ठीक है. EWS reservation is for economically weaker section from general category. Yes, but before that there was no reservation for general category. सही है. Though some families were socially and educationally backward. Yes, this is one kind of violation of Article 15. देखिए, the reservation concept in India is basically based on, one of the reason is historical discrimination, जो बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है. That was the major reason. Also, socially and educationally, ये दोनों criteria होना, socially and educationally, yes, EBC, ठीक है, that was always a criteria. देखते हैं वापस से, let me go back. SEBC. So even if the person condition is socially bad but that not educationally bad, हो सकता है वो ना मिले उनको. If somebody was educationally bad condition but not socially, नहीं मिले. On the contrary, if you notice, general category reservation EWS is only on economic basis. It has nothing of social basis. So इसमें it's more difficult to come under the backward classes, because for the backward classes a person has to be socially and educationally backward. In EWS the person needs to be from economically weaker section. That does not mean that the person from the economically weaker section should not get a reservation, because आज की डेट में lot of things are dependent on economics. However, देखो, Supreme Court has already given a judgment. 5-2 का basically 5 judge bench had was sitting and 2-3 के context में आया हुआ है. 2-3 means split judgment है. 3 had said actually it's not split, but then dissenting judgment भी थी. 3 judge said and 2 said कि नहीं ये reservation में issue है. And generally लेस टाइम होता है दैट CJI माइनॉरिटी जजमेंट में हो. CJI माइनॉरिटी मतलब CJI ने बोला जो वो डिसेंटिंग थी, बट वो माना नहीं गया क्योंकि 2 जज ने बोला था, 3 ने बोला हाँ होना चाहिए. दोज पॉइंट्स विच वर रेज्ड बाय द CJI, द डिसेंटिंग जजमेंट जो दी थी, दोज पॉइंट्स आर प्रीटी वैलिड. सो इशू में कम अप आगे हो सकता है और बड़ी बेंच को सेटअप कर दिया जाए. हाउएवर फॉर अस एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी है बेटा जितना है, वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. Now we've got एक मिनट. So now we are going to, or we'll write and then जो भी क्वेश्चन होंगे ना we'll again see. ठीक है. ठीक है. Write down Article 16 Clause 1, Article 16 Clause 1 and Clause 2 and Clause 2 postulates POSTULATES, postulates, postulates
universality of Indian citizenship. Universality of Indian citizenship. ठीक है. Next line. On a comparative basis, Article 16 deals with a very limited subject. Article 16 deals with a very limited subject, that is public employment. On the other hand, the scope of Article 15 is much wider. The scope of Article 15 is much wider. Next line. Prohibition on grounds of discrimination under Article 16 are much wider. Example, dissent and residence, comma, than under Article 15. ठीक है. Next line. Equality guaranteed by Article 16 Clause 1, takes within its fold all stages of service. Example, leave, leave, comma, promotion, comma, pension. देखो, just to give you an example, not in terms of leave, comma, promotion, pension पे, my point is, आप ये देखो, if we say that if a lady is working and if there is sexual harassment at workplace, so what all rights are violated? अगर आप देखेंगे तो 14 तो right violate होगा, 15 भी violate होगा, 16 भी violate होगा, 19 भी violate होएगा, ठीक है, 21 भी violate होगा. अगर देखा जाए, if a lady is sexually harassed at the place where she is working, so ये सारे के सारे violate हो जाते हैं. Now this everything is as per interpretation, right? If in mains I am writing, I would mention all these things because equality नहीं मिल रही है, she is a lady, because of that sexual harassment हो रहा है. Discrimination नहीं होना चाहिए, but then हुआ है discrimination, that's the reason she is exploited. She is not able to work properly because exploitation है. ये clear cut violation है. 19(1)(g) में if we see, there is also violation because a person should be allowed to work wherever the person wants, but because of sexual exploitation 19 भी violate हो रहा है उनका. 21 क्यों violate हो रहा है? Dignified life नहीं है. The place where the person would like to work, that should have a safe and decent environment. However, in this place it's not. So point क्या है, मेंस में लिखने के लिए भी तो बहुत सारे आर्टिकल्स आप यूज कर सकते हो. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए बेटा.
नेक्स्ट लाइन पे लिखिए equal pay for equal work, equal pay for equal work, ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 14, 16, 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऐसे 39D के बाद ना ऐसा भी लिख सकते हो एंड प्रियम्बल 14, 16, 39D एंड प्रियम्बल ब्रैकेट क्लोज। This principle is not applied, this principle is generally not applied to professional services. Generally not applied to professional services. Next line, star mark. Put a star mark right down. Under Article 16, Clause 3, under Article 16, Clause 3, the power to make residence, the power to make residence as a criteria, is only with Parliament, is only with Parliament. ठीक है, I've told you that residence as a criteria वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होता है। देखो, let me show you one article regarding let's say reservation अगर हम बात करें, so can it happen that 80% reservation दे देंगे, 90% reservation दे देंगे, right? No, reservation has to also look into that there should not be any harm to the efficiency of the administration. Let me show you that article. एक बार वो article भी देख लेते हैं। We've got see, if you look at Article 335, it talks about that when reservation is made for SCs and STs, then maintenance of efficiency of administration, थोड़ा और बड़ा करता हूं, देखिए, maintenance of efficiency of administration, it means that reservation जब भी करेंगे, so the Article 335 would be looked into, ठीक है? So maybe next line में लिख लो आप, when reservation is done, Article 335, when the reservation is done, Article 335 is looked into, ठीक है? But then this is SC ST के context में ही बात हुई है, because that was mostly related to the scheduled caste, scheduled tribes, and I'm talking about maintenance of efficiency of administration, ठीक है? Maintenance of efficiency of administration. वैसे if we talk about, so even let's say if we say Article 16 clause, एक बार देखते हैं. When we talk about Article 16, here we find that reservation, so Article 16 should be read with Article 335. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, Article 16 should be read with Article 335. वैसे Article 15 clause 4 should be read with 46. It should be read with Article 46. Let me show you Article 46 also. एक बार 15 clause 4 दिखाता हूं, so that थोड़ा recollect हो जाए वापस से. It talks about special provision for socially educationally backward classes and SC ST. मतलब कोई provision बनाया जा सकता है, we can make a provision for SC ST and the backward classes. So, but let's try to see 46. जैसे मैंने बताया था कि 46 के साथ उसको आप पढ़ सकते हो आप.
See, if you look at Article 46, 46 talks about that promotion of education and economic interest of SC, ST and other weaker section. So SC, ST and other weaker section में SE, BC आ गया है. SC, ST वहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है. Backward class, other weaker section there, SC, BC is written. So the point, and it talks about educational and economic interest. And here when we see, यहाँ पे आता है कि advancement could be educationally, could be economically also. So 15 clause 4 को अगर 46 के एंड ये मेंस में तरीका होता है लिखने का. पीटीए में ऐसा नहीं आने वाला कि 15 clause 4 should be read with 46. However, you should know 46 when we'll do DPSP ना. तो DPSP को ऐसे article wise I'll make you understand, but I'll tell you the core exactly how the question formation could be there, and accordingly उसका आंसर देख लेंगे हम लोग. ठीक है. So Article 16 में बेटा इतना ही चीजें हैं, but that doesn't means कि 16 में और चीजें हमने लिखनी कुछ है नहीं, काम का है भी, but then other things are mentioned in the text. जैसे promotion is only for the SCs and STs. ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है, बट प्रमोशन में नहीं बात हुई है. ठीक है. सो यू आर नॉट राइटिंग द अदर थिंग्स, एंड 16 में बाकी टेक्स्ट से उठा लेंगे हम लोग, बट आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट नाउ. ठीक है. सो बेटा वो रिजर्वेशन में क्या होता है कि भाई कास्ट के अंदर, कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी रिजर्वेशन होता है, प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन हो रहा होता है. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है. आपको सब मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली विद इन द कास्ट रिजर्वेशन कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है. इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन इज ऑल्सो देयर, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन इज ऑल्सो देयर. जैसे अगर आप देखेंगे प्रमोशन में रिजर्वेशन करेंगे, सो व्हाट वुड हैपन, स्लोली 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 दी अप, देखो पिरामिड तो ऐसे होगा. सो क्या होने वाला है, आगे 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 करके यू विल ओनली फाइंड दी रिजर्व्ड कैटेगरी एट दी हायर प्लेस एंड दी जनरल नीचे रह जाएगा. देखो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. देयर वाज अ रिपोर्ट, अभी के नहीं है, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, हो गई 15 साल के करीब अप्रॉक्सीमेटली. व्हाट हैड हैपेंड दैट अराउंड 149 सीट्स, which I'm talking about the top most government servant seat in India. It was said out of 149 seats, only 2 were being held by people from the reserved category and 147 were kind of general. Ratio beta number plus minus ho sakta hai. But the point was around 2 seats, these were held by the people from the reserved category and the rest were from general category. So there were a lot of people who said that state is doing discrimination even after getting selected. However, the cabinet secretary had given the reason also for the same. Cabinet secretary said that anybody who gets selected under the age of 21, 22, 20, 24, they are the one who are holding these posts. Now these people who get selected after the age of 30, कोई भी हो, चाहे general हो, चाहे कोई भी category का हो, they would never be able to reach the top, because imagine that somebody who gets selected at the age of 22, when the person is 55, 58 years old, the kind of experience the person has, as compared to the one who is 34 years old getting selected. तो 10 साल का gap है दोनों में in terms of the experience. And because of that, after a certain level, gap बढ़ जाता है and the person from the reserved category is not able to go up. However, if a person from the reserved category gets selected early in the age, वो भी top में जाएगा. So therefore, if you read something like this thing, there is no, मतलब ऐसा नहीं है कि discrimination होता नहीं होगा. There could be, however, constitutionally, legally नहीं होना चाहिए, and there is no biasness as such. There could be somebody, एक person आदमी गलत हो सकता है, but as a system नहीं है overall. ठीक है. Next, Article 17 के बारे में बात करते हैं. Now, in terms of Article 17, we find that it is clear-cut abolition of untouchability. ठीक है. Now, it talks about untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Full stop. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. So, Article 17 में not much, उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें, because untouchability. Now, in context of the discussion, that's purely a social issue discussion. अनटचेबिलिटी का. ठीक है.
when you understand the caste system, the Varna system. However, just to make you understand few things जो कि पीटी में आ सकती है. देखिए, the untouchability is not defined in the constitution. Constitution defined नहीं है what is untouchability. If we look into the definition, let's say if we go into the aspect of definition कौन से आर्टिकल में लिखी है? Definition is written in Article 366. देखते हैं. Let's talk about the definition in terms of 366. देखिए. So, definition is written under Article 366. Now, in terms of Article 366, we find that there are many things जो कि यहाँ पे लिखा होगा. जैसे, and again, in terms of definition, don't go into all the things. एक बार go through तो कर सकते हो. जैसे Anglo-Indians defined है यहाँ पे. If you look into the Anglo-Indians, we find that Anglo-Indian कौन है? जिनके male European descent के थे. Not parents, male of European descent. That is Anglo-Indian. Right? However, but then we don't find untouchability, something like this thing which is defined in the constitution. नहीं untouchability इसमें. Let's say when we look into scheduled caste in terms of scheduled tribe, is scheduled tribe defined in the constitution? No, scheduled tribe is not defined. Let me show you. If you look at 25, देखिए, you find it's written scheduled tribe. However, what does it say? It says that scheduled tribe means such tribes or tribal communities as deemed under Article 342. It means Article 366 says, let's say when you look into the scheduled caste, they say कि scheduled caste के context में बोलते हैं मेरी तरफ मतलब first we go to the definition to find out okay what is scheduled tribe. So we go to 366. Now 366 clause 25 में देखते हैं तो we find scheduled tribe is written. However, when we try to identify कि ठीक है बताओ, let's see what do you mean? जैसे Anglo-Indian था ना, proper mentioned है male European descent. So we try to find out what is scheduled tribe, and we find that 366 clause 25 says कि आप 342 चले जाओ आप. Go to 342. It means 366 तो नहीं दे रहा है हमें. However, when we go to 342 also, so Article 342 says go to the precedent. मेरे पास मत देखो. So 366 clause 25 tells us go to 342, 342 tells us go to the precedent. It means the scheduled tribe is not defined in the constitution. ठीक है. Also, let me tell you, as I am telling you this information, एक और मैं आपको बताता हूँ. In terms of scheduled caste, ये भी आपको मिलेगा कि बोलेंगे भाई 341 में चले जाओ. However, can a tribe be a scheduled caste or can a tribe come under scheduled caste? Yes. अगर आप देखेंगे, scheduled caste means such caste, race or tribe. It means that a tribe could also be a scheduled caste. So don't think tribe scheduled tribe में ही जाएगी. Scheduled caste में भी एक tribe हो सकती है because that is what is written here. So therefore, if at all in PT it comes, so you should not make error. ठीक है? Now, coming back to Article 17. In terms of Article 17, we find that we had the Untouchability Offences Act. ये एक act था. But the term was not nice कि untouchability offences. इसको change किया गया. Protection of civil rights. Now ये name 76 में दिया गया. Act is 55 itself. So if at all you find कि भाई protection of civil rights है, तो आया कब भाई 76 में नहीं आया वो. Name was changed, but this is an act of 55 only. Now what had happened was that there are offences wherein compromise is allowed. There are offences where compromises are not allowed. Compromises when I say that is out of court settlement. बाहर settlement किया जा सकता है. बाहर settlement out of court. मतलब a person can take the case back and say that ठीक if somebody is taking the case back, that's understandable. पक्का बाहर settlement हुई होगी. However, on somebody if SC/ST Act is imposed, imposed in the sense is applied, the person has given castious remark, वो आपका वापस नहीं होगा. Even if the person says कि मैंने माफ कर दिया, no, the case will continue.
मीन्स देयर आर सर्टन केसेस, मीन्स सर्टन एक्ट्स, सर्टन थिंग्स जो कि बहुत गलत है. लाइकवाइज किसी ने कास्टिस्ट रिमार्क दिया तो बहुत गलत है वो. सो केस शुड नॉट बी टेकन बैक. अग्रीड. वो अलाउड नहीं होना चाहिए. पर्सन नीड्स टू बी पनिश. हाउ एवर वॉट इट हैपेंड वॉज दैट वी हैड द केसेस वेयर इस टाइप के एक्ट्स में इवन ऑटोमेटिक अरेस्ट होता था. जैसे ही किसी पे SC/ST एक्ट इंपोज हुआ, ऑटोमेटिक अरेस्ट भी हो जाता था. Now the point was, Supreme Court said that automatic arrest नहीं होना चाहिए because people are misusing this act. And yes, Supreme Court gets so many cases, they know which act जो misuse हुआ, because as per the total FIRs and all the arguments and the documents and everything, they're able to see कि ये सही है कि गलत है. So they saw this act was misused. The Supreme Court said automatic arrest would not be there. First, there would be an investigation. And then if the officer feels the person needs to be arrested, then only the person would be arrested. However, after the amendment happened, not the amendment, after the Supreme Court order, there was huge protest in India. बहुत states में बहुत strong protest हुआ. Few people sadly lost their life also. So the parliament changed the law. Parliament ने फिर से law को change कर दिया. अब फिर से automatic arrest आ चुका है. ठीक है. मे बी वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन. इसके ऊपर जरूरत नहीं है पीटी में पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. लिखिए आर्टिकल 17. ठीक है. राइट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. प्रोटेक्शन ऑफ Civil Rights Act 1955. Protection of Civil Rights Act 1955. Bracket में लिखिए earlier untouchability. Within the bracket write down earlier untouchability offences act. Earlier untouchability offences act. Earlier untouchability offences act. Offences को bracket में लिख लीजिए. So untouchability within the bracket, offences bracket close act. Earlier untouchability offences act bracket write down comma. comma में लिखिए. comma के बाद it was renamed in 1976. It was renamed in 1976. ठीक है. So it means there was an act 1955 का, its name was Untouchability Offences Act. However, the term बोला कि नहीं इसको change करो, Protection of Civil Rights Act. So the name is Protection of Civil Rights Act 1955. But actually when we Google lot of time वो कभी-कभी 76 दिख जाता है वो. So don't, वो गलत नहीं है, 55 का ही context में है वो, बस नाम change हुआ था उसका. ठीक है. एग्जाम कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ. Even if something else is also there, but that's for the exam, this is what is required. Next line पे put a star mark and write down the word untouchability. The word untouchability has not been defined. The word untouchability has not been defined either in the Constitution. The word untouchability is not, has not been defined either in the Constitution or in the Act. Or in the Act. ठीक है. So we've got, I'm not going into the whole story in terms of writing कि क्या क्या issue हुए थे. That is not important. As an information, yes, that was important to understand that yes, there are issues. However, untouchability context में Article 17, yes, social issues जब पढ़ेंगे और थोड़ा और domain में जाया जाएगा. But let me give you another information. जैसे अगर हम देखें तो earlier, the so-called untouchable, आज के डेट में भी होता है, we find a lot of time that the people from the so-called untouchable caste, they're not allowed to go into religious places, right? And news में आते हैं बहुत सारा. However, now the fight is more about gender. पहले क्या था? That is
religious places entry, when you study the modern India in terms of history, you will find that social reform movements में we find that religious places entry के context में बहुत हल्ला हो रहा था social reforms में, so called untouchable को भी अंदर जाने के लिए. Now you will find that the temple entry movement or religious places entry movement, because we can't say it's only the temple, because let's say Haji Ali का भी तो न्यूज़ में आया हुआ था, wherein the women were not allowed in the sanctum sanctorium, या फिर मज़ार के अंदर they were not allowed. So it's not an issue only in terms of temples. So religious places entry movement has shifted from caste to gender. पहले कास्ट पे था, अब जेंडर की फाइट चल रही है. सो हजेली का कॉन्टेक्स्ट था शनि शिंगणापुर, सबरीमाला, राइट. सो दिस इज व्हाट अनदर डायमेंशन इज, एक व्यू है. सो कीप इन माइंड, मे बी इन मेंस, if at all, and I'm not saying you write it for Article 17, untouchability. I'm not saying that. However, if you notice that discrimination on this base is also kind of an untouchability only, right? So overall is वैसे religious places entry को हम लोग separately देखेंगे, but ये भी एक view है आपको, ठीक है. Now let me see और क्या question है आपके. Now sir, can Haryana 75% reservation for locals in private job violate Article 16? देखो बेटा, पहली बात तो 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स, यहाँ तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है. सो आर्टिकल 16 इज नॉट अट्रैक्टेड इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, है ही नहीं, ठीक है. सो आर्टिकल 16 इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट. अब देखिए, सरकारी नौकरी की बात है. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters related to employment or appointment to any office under the state, right? So this is public employment. हरियाणा का है वो private employment के context में है. At the same time, not necessarily the policy when it is made so that would be conducive for the state. हो सकता है वो backfire कर जाए. There are a lot of industries which are thinking that let's move to another domain. See, Haryana is having one of the highest unemployment in the country, one of the highest. Now, because of this, and the state is trying कि मैं क्या करूँ so that employment is generated. Because of this, state ने कोशिश किया कि let's have the reservation. But if the companies or if these companies, private institutions are being arm twisted कि नहीं आप local employment दोगे, so there could be a possibility that the companies would shift their base from Haryana, particularly these industries, particularly IT अगर हम देखेंगे तो that's more in Gurgaon. So they'll shift towards Noida side. And there are companies who are shifting. There are many manufacturing plants, not now because of the policy, but there are many types of, let's say, violence. जैसे मारुति के context में violence हुआ था, and if I'm not wrong, the manager or the general manager was burnt. उनको जला भी दिया था. Honda had big strike. So these companies are actually moving out of the state itself. तो companies manufacturing plants हटा रही है अपने वहाँ से, ठीक है. तो एकदम से नहीं हटाया, कंपनी ने धीरे धीरे करके किया. कभी कभी सो इवन द केस रिलेटेड टू मारुति भी बीच बीच में न्यूज़ में आ जाता है इन गुड़गांव और हरियाणा. दैट इज रिलेटेड टू दैट कि जब स्ट्राइक हुई थी तो स्ट्राइक में द स्टेट डिड नॉट गिव सपोर्ट टू द कंपनी. ऐसा कंपनी बोलती है, स्टेट साइड मैंने पूरी कोशिश की थी. हाउएवर कंपनीज के सीनियर पीपल दे वर बर्न्ट. वो तो गलत, कोई भी किसी किलिंग मतलब कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है जब तक सेल्फ डिफेंस में नहीं हो, राइट. अदरवाइज स्टेट शुड डू इट. नाउ द पॉइंट इज, सो देयर आर इशूज, बट दिस इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है. यहां पे बेटा वो आएगा नहीं वो, ठीक है. ये पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिकल 18 के बारे में अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ 18, अब 18 की बात कर रहे हैं हम लोग. 17 में बेटा उतना ही थोड़ा सा लिखा हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट अनटचेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है. When you talk about 18 में I'll make you understand these things. However, इसमें लिखने के लिए बहुत दिमाग के बराबर है. Again,
It talks about abolition of titles. Title को abolition करने की बात करता है ये. And this is basically looking into hereditary titles. Hereditary पहले से होता था, some राय बहादुर, all these people, ये जो hereditary titles मिल जाते थे, पहले से privileged class बन जाते थे. And Article 14 to 18 is talking about equality, so there is supposed to be no privileged class also. So no hereditary titles. However, if you notice, ये जो titles है ना, state नहीं देगा. State would not give these titles. Now, even in terms of titles, foreigners are also included. कि भाई foreigners को भी titles नहीं देंगे. There could be a possibility that a foreigner may work in or with government. होता है, सरकारी लोग काम करते, मतलब foreigners भी काम कर सकते हैं. There could be a possibility एम्बेसीज में फॉरेनर्स आर वर्किंग होता है भाई, अलग अलग कंट्रीज में. वी मे हैव इवन एट अ रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, या फिर देयर कुड बी अ सर्विस ऑफ मे बी फॉरेन एक्सपर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम ले रहे हो, एनीथिंग, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इफ समबडी इज होल्डिंग. सो वो पर्सन भी टाइटल्स नहीं लेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. लेट्स से इमेजिन दैट वी हैव एक पर्सन जो इंग्लैंड से है मे बी, एंड ही इज वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही इज इंग्लैंड सिटीजन, वहाँ के सिटीजन है, ब्रिटिश सिटीजन है. And now the Britain wants to actually give him lordship title. एक lord भी तो एक title है, उसको lordship का title दे रहे हैं. So वो ले सकता है कि नहीं ले सकता? No, without the president's permission, because he is working with the government. If he is not working with the government, फिर तो अपना कर ले वो कुछ भी. So titles are not allowed. State would not give titles. However, two types of things, मतलब the PhDs, the doctors, academic titles जो हैं, उनमें मनाही नहीं है. And means academic titles एक हो गया. Another जो context में आएगा, academic titles को हटा दे तो military context में. आप notice करो, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, कर्नल, all these ranks are there. रिटायर के बाद भी इनका रैंक रहता है. And the people जब वो इंट्रोड्यूस भी करते हैं अपने आप को, तो वो टाइटल के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे. फौजी आदमी जनरली होगा, रिटायर्ड के बाद भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तो वो अपना नाम ही रैंक के साथ इंट्रोड्यूस करेगा वो. ठीक है, वो है, उनको दिया हुआ है, ये प्रोहिबिट नहीं करता है. सो वेन एवर यू मीट फौजी, आप देखना वो बोलेंगे कि कैप्टन XYZ, मेजर XYZ. लेट्स से माय फादर रिटायर्ड एज अ कर्नल, सो ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज कर्नल हमीद. तो वो नाम रहेगा उनका हमेशा के, टाइटल रहेगा वैसे के वैसे. क्यों? क्योंकि स्टेट देता है, स्टेट बोलता है, मना ही नहीं है. So now I'm going to make you understand this, that no title not being military, मतलब military को allowed है titles, ठीक है. और academic distinction, मतलब academics को भी allowed है. देखो पहले तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, why these titles are allowed. ये कमाई हुई टाइटल्स हैं. academic titles कमाया है किसी ने, military titles कमाया है, पर्सन ने मेहनत किया हुआ है. हेरिडिटरी टाइटल्स को मना हो रहा होता है, लिखा नहीं है हेरिडिटरी टाइटल्स. इट्स नॉट रिटन हेरिडिटरी टाइटल्स, बट इट एक्चुअली मीन्स हेरिडिटरी टाइटल्स ओनली. दे आर द वन विच आर प्रोहिबिटेड. बिकॉज इफ यू नोटिस, फंडामेंटल ड्यूटी मैं आपको दिखाता हूं. देखिए, लेट मी शो यू फंडामेंटल ड्यूटी. (51AJ) to strive towards excellence. So fundamental duty 51 capital A small j, मतलब जब हम लिखते हैं तो इसको we write ऐसे लिखते हैं. Now this talks about what? This talks about striving towards the excellence in all spheres of individual and collective activity. So पर्सन जो academic distinction है, this is going pretty well with fundamental duty. If somebody is performing excellently, beautifully, why not give him some, let's say, recognition? So therefore, the academic and military titles जो हैं, they are not prohibited. Also, state क्या करता है कभी कभी, और भी आप notice करना, पद्म भूषण, भारत रत्न, they give this also. Now, Supreme Court ने भी ये बोला है, these are not titles under Article 18(1).
ये भारत रत्न, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, these are not titles under Article 18 Clause 1. However, you're not supposed to say Bharat Ratna XYZ or you're not supposed to say XYZ Bharat Ratna. नाम के आगे और पीछे suffixes और prefixes के context में you are not supposed to add up these things. But you will notice that add किया जाता है, ये add किया जा रहा होता है. However, even if somebody does it, then there is no punishment for that. So again, exam context में we are coming back. These are basically hereditary titles are prohibited. However, military academic titles तो वैसे भी दिक्कत नहीं है. Now, even the citizen cannot accept title from any foreign state. तो ऐसा भी हो सकता है foreign state Indian को title दे रहा हो कुछ. But again, with the president allow हो जाता है. President साहब permission दे देते हैं तो हो जाएगा वो. No person who is not a citizen. So no person who is not a citizen मतलब foreigner ही हो गया ये. While he holds any office of profit, it means he is working with the government. Office of profit मतलब सरकारी नौकरी है. Except without the consent of president any title. So even a foreigner, if working with the government, cannot accept any title. No person holding any office of profit without the consent of president, ये भी कोई present gift foreign country से नहीं लेंगे. जैसे होता है ना कि generally when somebody is a government employee, even in the country, it's said that आप gifts वगैरह नहीं लोगे. Let's say sometimes somebody becomes, let's say DM, SP. So these are very powerful posts. So a lot of gifts, festivals में ना बहुत gifts आते हैं. So officers avoid करते हैं इसको. मना किया जाता है कि आप gifts नहीं लेंगे. Because why somebody sending gifts? They would like to have good relationship. और ताकि कल को if उनका केस आ जाए तो थोड़ा सा leniency हो जाए. So that is, it should not be there. That's the reason lot of officers वो मना कर देते हैं. They don't accept any gift. They don't let their gift come to their inside cabin. वो बोलते हैं बाहर. If at all they don't know, वो ऑफिस में बोल देते हैं आप लोग रखो. So this shows why कि gift नहीं लेना because कहीं leniency ना आ जाए उस context में, favorism ना आ जाए. However, foreign से gifts तो और भी मना है because there could be a possibility that the person may get influenced by even foreign sources. ठीक है? So this is what the Article 18 is. देखिए, Article 18, abolition of titles. Article 18, abolition of titles. Write down military and academic distinction. Military and academic distinction titles are not prohibited. Are not prohibited. Next line. Awards like Bharat Ratna, Padma Bhushan, etc., are not titles within Article 18, full stop, continue. However, these should not be used as suffixes, SUFFIXES, suffixes or prefixes, PREFIXES, prefixes. ठीक है? आप लिख सकते हो read it with Article 51 capital A small j, means read Article 18 with 51 capital A small j. ठीक है? I've already told, I have linked few articles, वो याद रहने चाहिए. That is Article 15 clause 4. Even if you remember 15, that is, it should be read with 46. Agreed. So 46 का एक याद हो जाएगा. 46 before we actually even go to DPSP, you will know an article. At the same time, when we see the article in context of let's say the 18
तो फंडामेंटल ड्यूटी का एक आर्टिकल याद हो जाएगा, 15 कैपिटल स्मॉल जे। At the same time हमने 335 को भी देख लिया. So there are certain linkages that helps your that helps you understand these areas. ठीक है. Now let's talk about Article 19. ठीक है. Now we've got अच्छा ठीक है. There is चलो एक और query है. Sir, my grandmother not allow my lower caste to friend अच्छा caste होगा friend our house and our Durga Puja. Is it coming under untouchability or is it come under life of liberty of my grandmother? However, my grandmother is no more. बेटा देखो क्या होता है ना, there are a lot of people who will पता है जितना ओल्ड हो जाते हैं ना, people who are old, वो acceptance उतना रहता है what was accepted. Now, if society teaches somebody कि ऐसा होना चाहिए, so the person believes this is what the reality is. There are a lot of people who read the constitution and still does it. Does it means still does casteism. So the point is, there are a lot of people जिनको सिर्फ letter पता है, spirit नहीं पता है. There are a lot of people who have not gone into the constitution, what constitution says, right? एंड जब इलिटरेसी जब ज़्यादा होती है, सो कॉन्स्टिट्यूशन तो दूर की बात है, people are not even able to sign, and there are a lot of people who are literate who may do discrimination. However, the point is, if somebody is doing discrimination on the basis of caste, that's not allowed. Now somebody जिसका अपना घर है, residence है, वो किसी को अपने घर पे किसी को मना करता है. Now there could be n number of reason. However, it would be difficult to justify in court कि ये क्यों मना कर रहा है. दूसरा बोलेंगे मेरा घर है, मेरी मर्जी, मेरे को किसी को नहीं अलाउ करना है, मुझे नहीं पसंद आता है कोई आदमी, तो प्रूव ही नहीं हो पाता है वो चीज़ें. However, ये धीरे धीरे और कम हो रहा है. एंड द पर्सन जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होंगे ना, वो नहीं पता होगा दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दे मे फील दैट दिस इज सैंक्शनड थ्रू द स्क्रिप्चर्स. ये चीज़ें थोड़ा है, धीरे 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 करके थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड आउट. हाउएवर थिंग्स में उतना वो पेस आया, मतलब इट शुड हैव बीन सॉर्टेड आउट मच अर्लियर, बट हो जाएगा अभी. ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है. नाउ लेट्स एनी अदर थिंग. ठीक है, नाउ वी हैव गॉट आर्टिकल 19. नाउ अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 19 and then we'll try it. Now in terms of article 19, you may expect question in mains also, PT में भी expect हो सकता है, दोनों साइड में expect हो सकता है. Now 19 के context में PT में आ सकता है which of these things would come under article 19 and you may have many option. So I'll give you those things. जैसे मतलब right to marry क्या आ सकता है 19 में, या it will go in 21, it will go in 21, right? But the point is right to travel. So किस में आएगा 21, 19? मतलब the point is I'll give you certain points which would come under 19. So if at all you come see in PT आप टिक कर लेंगे, ठीक है, all these things are there in 19. But let me make you understand. See, yesterday I had given you the even understanding related to article 19 in context of, मैंने आपको the inner line permit concept में I had explained it to you. I had given the example of the let's say Sikkim also. I had given you the example of Ladakh also. So I'm not going to repeat those explanation again. ठीक है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, कल ही दिया हुआ है हमने. However, there are some more things, हम उसको देखेंगे. तो 19 कुछ portion I have already explained to you yesterday. Now let's see. Now if you notice article 14 to 18 इक्वालिटी से हम बाहर जा चुके हैं. We have already finished the equality. Now हम फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में जा चुके हैं. ठीक है, अगेन 19(1) A B C D E G आर्टिकल, ये A B C D E G आपको रटा हुआ होना चाहिए. जनरली क्लॉज वाइज देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर आई से कि कोई ज़रूरत नहीं, इतना हो गया काफ़ी है, राइट. लेट्स से इफ यू टेक एग्जांपल 1, क्लॉज वाइज ज़रूरत नहीं है. यू अंडरस्टैंड 1, you should be able to sail through. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अब ज़रूरत पड़ेगी. So starting से हैं clauses but not required. 15 clause 1, 2, 3 देख लिया, काफ़ी होना चाहिए. You should be able to sail through in the answer. भाई आंसर निकालना है ना, right? 16 में 1, 2, 3, वैसे 15 clause 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने तो पूरा देख लिया. But then that does not mean that आप जंप करेंगे चीज़ों को. However,
When you come to 19 clause सब clause A B C D E G रटा हुआ होना चाहिए आपको, ठीक है. So I'm making your life easier in terms of telling you कि यहाँ पे अंदर जा सकते हो. Now if you notice कि यहाँ E के बाद G है, I have told you F जो है that's not there anymore, F has been removed, so E G, therefore don't make mistake. Now we talk about imagine, ये शायद आपको पहले ही बताया होगा. Now again the point is imagine अगर आप मतलब बाहर you go onto the road and you start shouting जोर की चिल्लाओ आप. So what you are doing, you are using your article 19(1)(a). 19(1)(a) यूज हो रहा है इसमें, ठीक है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नाउ जब चिल्लाओगे तो होगा क्या, भीड़ जमा हो जाएगी. बाय डिफॉल्ट लेट्स सी इवन ऑन रोड कोई भी चिल्लाएगा तो भीड़ तो जमा होगी. सो दैट इज 19(1)(b). ठीक है, पहला क्या हो गया, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. चोर के चिल्ला रहे हैं तो ए हो गया. चोर के चिल्लाए तो क्या होगा, असेंबली हो जाएगी. सो दैट इज पीसफुल और बेसिकली असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. नाउ कुछ तो जब चिल्ला रहा है कोई, कुछ तो पर्पस होगा, देयर हैज टू बी सम पर्पस, कुछ पर्पस होगा. हम पागल तो है नहीं चिल्लाएंगे. सो इट मीन्स दैट देयर इज अ पर्पस. सो यू फॉर्म एसोसिएशन, बना लो पर्पस की, एसोसिएशन बना लो टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस. सो 1A क्या हो गया, चिल्ला रहे, एक चिल्लाने के बाद भीड़ जमा होगी. B, नाउ पीपल हैव कम, सो यू फॉर्म एन एसोसिएशन. नाउ एसोसिएशन बन गई, सो यू हैव टू गो एंड फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स तो करना है, तो इधर उधर निकल जाओ अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए. सो द पॉइंट इज टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो दैट इज D. नाउ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, सो यू विल गेट टायर्ड, थक जाओगे आप. टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. सो पहले चिल्लाया, भीड़ जमा होगी, एसोसिएशन बना लिया, बिकॉज वही पर्पस था, चले गए इधर उधर एसोसिएशन के साथ. दैट डज नॉट मीन्स कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंसिंग. एंड यू ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री एंड फाइनली यू गेट टायर्ड, थक जाओगे, रिसाइड कर लो आप, सेटल कर लो आप. दैट इज टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी. एंड नाउ यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, सब काम कर लिया है, अब नौकरी कर लो आप. You wanted to shout, we didn't say anything. कुछ नहीं बोला, चिल्लाना था, जो करना था, पूरा घूमना था, सब कुछ कर लिया, अब नौकरी करो. That is to practice any profession or carry out any trade, occupation or business. That is 19(1)(g). So 19(1)(a), B, C, D, E, G. ये sequencing पता होनी चाहिए again. Again, this does not come in sequencing, but when you're writing your answers in mains, ये बहुत अच्छा हो जाएगा if you know that is 19(1)(d) or that is 19(1)(g). बहुत अच्छा आंसर निकल के आता है. When you see a lot of students writing 19 and a student writing 19(1), maybe C or B, so और precise लगता है. So that's half of marks extra. And PT में if at all this comes, match the following or something like this thing, then तो वो question ही पूरा सही हो जाएगा. So A, B, C, D, E, G. Now, when I say freedom of speech and expression, now, in terms of expression, is wearing clothes as per the own wish, अपनी मर्जी से, you want to wear cloth of your own choice, would it come under expression? Yes, wearing any type of cloth would come under expression. However, if you've joined a service, कोई service join की हुई है, then that will not come under wish कि भाई service ये है that you have to come. Let's say imagine that you are in police and you are a male and you feel that you should wear a sari and come. That would not be allowed. A person can do this thing in free time अपना अलग सा, but then even at that time also action could be taken. But a person cannot come to the office. Why? Or when person is a serving person. Let me give you an मतलब I'll show you, शायद दिखाया होगा. There was an IPS officer. कहाँ चला गया? So we've had the IPS officer साहब, he used to come to the office. वो मतलब कभी कभी ऐसे आ जाते थे वो ऑफिस. So ये अलाउड नहीं है. He was an inspector general. So ये कॉन्टेक्स्ट में जो है, अभी तो he is taken, मतलब वो रिजाइन कर चुके हैं ना.
सो आप इमेजिन कीजिए ना कि आप ऑफिस जाएंगे एंड ऑफिस में कोई अगर ऐसे हैं कि कोई आईपीएस ऑफिसर आईजी हैं, कोई साड़ी में बैठे हुए हैं जो अलग से मतलब हैं, सो देयर इज डिफरेंस। ये अलाउड नहीं होगा बेटा, दिस इज नॉट अलाउड। एक्सप्रेशन है फ्री टाइम पे, बाहर आउटसाइड में है। लेट्स से इफ आई वुड लाइक टू वेयर साड़ी, ठीक है, मैं साड़ी पहनना चाहूँ, बहुत अजीब सा लगूंगा, ठीक है, हाउएवर in terms of that मैं बाहर टाइम पे जो भी है I can do that, but when I come to the institution I have to follow certain rules and regulation, right? So expression हर जगह का है but limited है, unlimited नहीं है expression. Now you want to write something, you want to tweet something, कर सकते हैं, but that should not go into the domain or territory of somebody else, किसी और की territory के अंदर नहीं जाना है. So your freedom cannot encroach into the freedom of the other person. ठीक है. Now, to assemble peacefully without arms, lot of time you will find peaceful. देखो इन पे restrictions हैं, सब पे restriction है. We'll see the restrictions. However, the point is, lot of time you will find section 144 बोलते हैं कि impose कर दिया है, 4 से ज़्यादा लोग भीड़ बना के नहीं इकट्ठा हो सकते. Peacefully also. Lot of time when the state feels there could be violence हो सकता है, issues चल रहे हैं plus minus, so we feel that कि if at all these people meet they may go into some form of negative side पे हल्ला ना हो जाए और they may disturb the peace. So even without let's say arms, if somebody is assembling, वो भी रोका जा सकता है, that could also be restricted. To form associations or unions could be made. However, that does not mean the state would recognize it. आप बना लो अपना association XYZ, ठीक है, बना लो association. However, you can't go to the state and say this is my association, you recognize it. No, you want to go to the state and say that I would like to make an association. So state क्या बोलेगा? Okay, you want to make a society, so register it under Society Registration Act. You want to make an NGO, you can get it through Society Registration Act. You can get it through Trust Act also. NGOs could even be made through Companies Act also. NGOs 3 अलग-अलग Act से बन सकती है. Societies Registration Act से बन सकती है. We've got the Trust Act also and the Companies Act also. So then you will follow those rules जो set करेंगे. But you want to make your own rule. तो अपना बना लो association. Don't get it registered. So the point is, you can form your association, but you can't tell the state to recognize your association. Also, when I say to assemble peacefully and without arms, now this does not mean I will assemble anywhere. कहीं पे भी assemble हो जाऊंगा. No. Let's say, am I allowed to assemble or hold a protest or in government premise? No. I can do it in government property, but not on premise. Basic understanding premise and property में है. जैसे imagine that you would like to assemble 500 लोग लाके आप हावड़ा स्टेशन पे जाना चाहते हो. No, that is government property. No, so that's government premise. You may be restricted. Government property is, let's say, public मैदान, एक ground है. You would like to assemble there. Yes, with permission you can assemble there. But imagine that you say, I am going to government premises, I am going to DM's office with 500 people. मैं जाऊँगा वहाँ पे because I've been given this Article 19(1)(b). No, that's premise, not government property. Government property, public मैदान, parks, all these places you can assemble. However, you will take permission. Permission में क्या होता है? We will not resort to violence and all these things. We'll see, we'll not litter, lot of things. We'll see that traffic is not getting hindered. Traffic movement में दिक्कत नहीं होगी because so many people meeting, so many vehicles parked. Lot of things would happen, right? Now, to move freely throughout the territory of India. When we say to move freely throughout the territory of India, कल मैंने आपको बता दिया, you can't move freely throughout the territory of India. There are certain areas where you have to take inner line permit. Restrictions are there, and I have told you the whole story. So not going to that domain. And देखिए, to move freely throughout the territory of India, so it's not talking about going outside the country. ये इंडिया के अंदर घूमने की बात कर रहा है. It's not going
talking about outside the country. So when you want to go outside the country, that's Article 21. ये मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी मत लिखिए. So when the question is saying इनमें Article 19 में क्या आता है, and the statement is moving within the country, that's 19. If the statement is moving outside the country, that's 21. वो 19 में नहीं आएगा. ये लिखेंगे दोनों हम. Means when we write 21, we'll write that. 19 में ये कुछ अलग से लिखेंगे. But I'm making you understand कि कहाँ difference आएगा. To reside and settle in any part of the territory of India, ये भी restriction है. अब जैसे let's say inner land permit का तो context है भी. उसके बाद भी क्या होता है, you are not able to buy let's say property. Even in Himachal, property cannot be bought by the people who are from outside the state. वैसे a lot of time I've read the articles that now even outsiders can buy property in Himachal. ऐसे बहुत सारे article आए हैं. However, when you look at the technicality is that if there is a building, I can buy a flat there. So now people from outside the state can buy a flat, but the ground, zameen jo hai, that cannot be in the name of person who is outside or who's from the outside. Let's say any of you who's from West Bengal would like to buy a property in Himachal, you can buy flats, but you would like to buy land, zameen kharidni hai, and you want to make your own bungalow. No, not allowed. You want to buy a bungalow itself, but वो ज़मीन आपकी नहीं हो सकती है. You can't do that. So flats खरीद सकते हो. So again, we're not going into why all these things X, Y, Z. That's not our domain. But the point is restrictions है इस पे भी. Now, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, but that does not mean illegal business करेंगे. कुछ भी business करेंगे. No. The state can have monopoly. State can restrict that. No, you will not do this. It's not allowed. State can restrict it. कर सकते हैं restriction. Even if you notice, let's say private educational institutions से है. Now, as per Article 15, private educational institution पे reservation दिया जा सकता है. Yes. So people actually protested under this 19(1)(g). There were a lot of private educational institutions which went to court saying that my Article 19(1)(g) is violated. I am allowed to carry on any occupation, trade or business, and education is my business. However, Supreme Court said education cannot become business in India. Though that is a separate case, education is a business in India. However, यहाँ पे क्या point है that we find that occupation, trade, business पे context पे the Supreme Court has said that reservation in private educational institution is not unconstitutional. ठीक है? So we have reasonable restrictions. इन पे reasonable restrictions रहते हैं. Now, again 19(1)(a), freedom of speech and expression, assemble peacefully and without arms, that's B. We've got in terms of forms association, C. Freely move throughout the territory, that's D. Reside and settle in any part of the territory, that's E. And we've got 19(1)(g). Okay. Now, now if someone hold title, then what is the negativity in it? The negativity context है hereditary titles होते थे. Now these titles were in context of the casteism and there is no privileged class. State नहीं देगा. If somebody wants to hold a title, हाँ, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है. State will not give title. सरकार नहीं बोलेगी आपको ये title मैं दे रहा हूँ मैं. Earlier which used to happen. Person would like to hold a title, खुद से एक title बना के गोल मटोल घूम ले आप. But then that's allowed. मतलब that's not an issue. However, the state will not recognize it. State will not give it. ठीक है? No title would be conferred by the state. State नहीं दे रहा है ना. खुद से एक दूसरे को title दे दें. But state will not recognize it. Now, so many IPS uses their titles after their names. Even they are retired. हाँ ठीक है बेटा, तो वो करते हैं, वो retired uniform services के context में retired में use करते हैं वो, ठीक है. But उसमें देखो बहुत चीज़ों में आता है कि use करते हैं. IPS association should not have serving members. So serving members but होते हैं. We'll see article जब हम 33-34 में जाएंगे ना, then we'll have that discussion. करते हैं, इसको भी आ जाएगा. ठीक है. So when we'll see article 33-34 में देखेंगे, क्योंकि IPS एसोसिएशन में सर्विंग ऑफिसर्स होने ही नहीं चाहिए सही में. So there are a lot of things which happens on the ground. However, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. But
तो यूनिफॉर्म सर्विसेज लॉट ऑफ पीपल, देखो जब घर के बाहर लिखते हैं तो दैट्स अलाउड, पीपल यूज इट एंड दे राइट रिटायर्ड, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में. इवन द आर्मी पीपल डू इट. हाउएवर इन टर्म्स ऑफ जनरल कन्वर्सेशन जनरली वी फाइंड दैट ओनली द मिलिट्री पीपल आर यूजिंग इट. बट एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट में इतना ही आएगा, ये नहीं आएगा कि आईपीएस यूज कर रहे हैं. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट एरिया, ठीक है. सो we'll take a break, we'll catch up after an hour and then we'll write 19, ठीक है. Thank you.